स्वागत है आप लोगों का आज एजुकेशन पे। अभी हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की श्रृंखला में, है ना, चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 क्या है? आरंभिक नगरों में। ठीक है, इसका हेडिंग क्या है? आरंभिक नगरों में। आरंभिक नगरों में कहने का मतलब क्या है कि जो पहला नगर जो विकसित हुआ, है ना, पहला नगर जो विकसित हुआ उसी की चर्चा की जाएगी इसमें। पिछले क्लास में आप पढ़े थे, पिछले क्लास में एक बात आप पढ़े थे कि नगरों का जो विकास हुआ, है ना, नगरों का जो विकास हुआ था वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों में, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था। कितने साल पहले? 4700 साल पहले। और भारत का जो पहला शहर कहा जाता है वह कौन है? हड़प्पा है। हड़प्पा क्या है? भारत का, हड़प्पा क्या है? भारत का पहला शहर है हड़प्पा। ठीक है, पहला शहर कौन है? तो हड़प्पा है। और आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि इन नगरों का विकास कितने साल पहले हुआ था? तो 4700 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले विकसित हुए थे ये नगर। क्लियर है? विकसित हुए थे, है ना। और हड़प्पन नगरों की खोज जो है, मेनली हुआ क्या था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, ये नगर मिले कहां हैं? तो मेनली इनका ज्यादा से ज्यादा संकेंद्रण कहां था? पाकिस्तान में। ज्यादा से ज्यादा संकेंद्रण कहां था? पाकिस्तान में, है ना। थोड़ा बहुत भारत में, थोड़ा बहुत भारत में। अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो पंजाब और सिंध के इलाके में, है ना। पाकिस्तान में कहा? पंजाब और सिंध में, पंजाब और सिंध में। ठीक है, भारत में अगर बात करें आप, भारत में कहा? तो भारत में ये है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। क्लियर है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और थोड़ा सा पंजाब, है ना, और थोड़ा सा पंजाब, और पंजाब में। एक बात ध्यान दीजिएगा कि नगरों की खोज कैसे हुई। होता है ना कि पुरातत्वविद कैसे खोजे हड़प्पन नगरों के बारे में। एक बात है हड़प्पा नगर, तो कहने का मतलब क्या है कि यह भारत का पहला नगर तो था, यह बात सही है, लेकिन इन नगरों की खोज कहां हुई थी? तो देखो, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच में, है ना, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर खोजी गई हड़प्पा नगरों की खोज की गई थी। देखो, इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वह कौन था? हड़प्पा था। सबसे पहला शहर जो खोजा गया था वह कौन था? हड़प्पा था। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसकी खोज कैसे हुई? देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो टीला है, ये जो सभ्यता है, इसके टीलों की खोज सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स मैसन ने। और कब? 1826 ईस्वी में। कब? 1826 ईस्वी में। हुआ क्या कि 1853 में जब डलहौजी बना भारत का गवर्नर जनरल, या वायसराय कह लो, गवर्नर जनरल ही कहोगे, क्योंकि 57 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल बन गए वायसराय। तो डलहौजी क्या किया कि वो रेलवे लाइन बिछवा रहा था। कहां? भारत में। ठीक है, तो जब रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था तो वो विशाल विशाल खंडहर दिखा उसको, है ना। तो विशाल विशाल खंडहर दिखा तो वो बोला कि एक काम करो, यहीं से ईंट ले लो और इसी से अपना काम सेटल करो। और उसके पहले कनिंघम, जो ये चार्ल्स मैसन जो था, ये 1826 में बता चुका था कि कुछ सभ्यताएं हैं जो सिंधु और उसकी सहायक नदी के बीच में डेवलप हुई थी। ठीक है, डलहौजी करवाया और उस समय कनिंघम था। कौन था? तो 1853 में, ठीक है, 1853 में कौन? कनिंघम के नेतृत्व में, कनिंघम के नेतृत्व में यह काम हुआ था। ठीक है, कनिंघम के नेतृत्व में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हुआ कि कोई सभ्यता है, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेज को इस बात से तो कोई मतलब था नहीं, वो ईंट सब उखाड़ा और ले जाके रेलवे लाइन में लगा दिया। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ कि इसके 1853 के लगभग 80 साल के बाद वर्ष आया कौन सा? 1924। किस वर्ष में? 1924 में। ठीक है, 1924 में क्या हुआ कि जॉन मार्शल जो था, कौन?
जॉन मार्शल, वो भारतीय पुरातत्व के जनक थे, सॉरी भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। तो मार्शल साहब क्या किए कि इस सभ्यता की खोज की विधिवत घोषणा किए। वो बोले कि अब सिंधु घाटी सभ्यता खोज ली गई है, और इसका पहला शहर कौन था? हड़प्पा था। ठीक है, इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये थी इस सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, इस सभ्यता के बारे में क्या थी? थोड़ी सी जानकारी थी, है ना। आगे हम इस सभ्यता के बारे में देखेंगे और जानकारियां लेंगे, है ना। चलिए, हड़प्पन नगरों की विशेषताएं, इन नगरों की क्या विशेषता थी? तो देखिएगा, इसका अगर पहला विशेषता अगर बात की जाए तो पहला विशेषता क्या था? तो अगर पहला विशेषता नोट डाउन करके आप जानना चाहें, है ना, तो पहला विशेषता क्या था? तो यह नगर, यहां नगर, ठीक है, दो भागों में बटे थे। कितने भागों में? दो भागों में बटे थे। क्लियर है? दो भागों में बटे थे। पहला भाग क्या था? जहां उच्च लोग रहते थे, पहला भाग क्या कहलाता था? तो दो तरह की जो भागे बटी हुई थी, ठीक है, तो पहला भाग कहलाता था दुर्ग, नगर दुर्ग, है ना, जहां श्रेष्ठ लोग रहा करते थे। नगर दुर्ग में कौन लोग रहते थे? तो श्रेष्ठ लोग रहते थे। ठीक है, और नगर दुर्ग किस तरफ था? पश्चिमी भाग में। नगर दुर्ग किस भाग में था? तो पश्चिमी भाग में। और दूसरा क्या था? और निचला भाग, निचला भाग, है ना, ये कहां था? तो पूर्व की तरफ, पूर्व भाग। क्लियर है? अच्छा, ये हड़प्पा के हर नगर की यह विशेषता थी, दो हिस्सों में बटा हुआ था, है ना। तो यहां जहां बड़े लोग रहते थे, यह नगर दुर्ग, यह सामान्यतः ऊंचा इलाका था। ठीक है, और निचला भाग क्या था? तो निचला भाग पूर्व भाग था, जहां श्रमिक लोग रहा करते थे। एकमात्र शहर, एकमात्र शहर धौलावीरा, एकमात्र शहर धौलावीरा, यह क्या था? यह तीन भागों में बटा था। एकमात्र शहर धौलावीरा तीन भागों में बटा था, तीन भागों में बटा था। क्लियर है? धौलावीरा कितने भाग में? तीन भाग में। और बाकी नगर कितने भाग में? तो दो भाग में। यह पहली विशेषता हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी दूसरी विशेषता की, तो दूसरी विशेषता में इसका क्या करेंगे हम? तो नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन यहां की स्पेशल व्यवस्था थी। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या? तो दूसरी विशेषता नगर नियोजन थी। अच्छा, नगर नियोजन कहने का मतलब क्या? कि नगर अच्छे से बसाए हुए थे। दूसरी विशेषता क्या थी? नगर नियोजन थी, मतलब बड़ी सिस्टमेटिक तरीका से, है ना, एक सड़क ऐसे जा रही है और एक सड़क ऐसे जा रही है। यहां बोर्ड पे आप समझिए, एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, यहां बीच में काटा खुद को, और यहां भी घर बना हुआ है, और रोड के इस साइड भी घर बना हुआ है, यहां भी घर बना हुआ है, यहां भी, और यहां क्या है? चौराहा है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की जो घर थे, जो घर बने हुए थे, वो आयताकार होते थे। किस आकार के? आयताकार। बीच में क्या होता था? आंगन होता था, है ना, और आंगन के चारों तरफ घर बने हुए थे। क्लियर है? चलिए, और कुछ जानिए इसके बारे में। अच्छा, एक और बात है, उस सभ्यता में भी लोग ईंट पका के तब उसका घर बनाते थे। क्लियर है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह मिला है, सिंधु सभ्यता का एक नगर है, सिंधु सभ्यता का एक नगर है ना, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? तो मोहनजोदड़ो, है ना। तो तीसरी बात अगर आपसे कोई पूछे इसका इंपॉर्टेंट बात, तो तीसरी बात इसका इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो से, है ना, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है ना। स्नानागार कहने का मतलब क्या? एक विशालकाय बाथ टब मिला है यहां से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जहां क्या करता था लोग, तो मान लीजिए कोई विशेष धार्मिक आयोजन हुआ, तो वहां जाके क्या किया, लोग सामूहिक स्नान करता था। ठीक है, सामूहिक स्नान के लिए। और है इसका चौथा विशेषता अगर आप कह लें,
तो चौथे विशेषते में इसके रखेंगे कि, चौथा विशेषता इसका क्या रखेंगे, तो लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट शहर थे इसके, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता से। यहां से क्या मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, अग्निकुंड का प्रयोग क्यों किया जाएगा, तो अग्निकुंड का प्रयोग जनरली किया जाता है यज्ञ के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यज्ञ भी करते थे। ठीक है, इसके और शहर, जैसे अगर इसकी पांचवी विशेषता के रूप में हम लोग बात करें, है ना, अगर आप इसकी पांचवी विशेषता के रूप में बात करें, ठीक है, चलिए, ये तो समझ में आया आपको, लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड भी मिला है ना। अगर इसकी हम पांचवी विशेषता की बात करें, अगर कहा जाए कि इसकी पांचवी विशेषता क्या होगी, है ना, कुछ स्पेशल मिला है क्या कहीं से, तो इसका जो ये शहर है, कौन सा, लोथल, है ना। लोथल है कहां, तो लोथल गुजरात में है। लोथल कहां है, तो लोथल गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। और गुजरात में किस नदी के तट पर है, तो साबरमती की एक सहायक नदी है। किसकी, साबरमती की सहायक नदी, साबरमती की सहायक नदी भोगवा के तट पर बसा है। किसके तट पर, भोगवा के तट पर है। और यह क्या है, लोथल क्या है, तो लोथल बंदरगाह शहर था, बंदरगाह शहर था लोथल। ठीक है, ये विशेषता है ना। लोथल क्या था, तो बंदरगाह शहर के रूप में डेवलप था। ठीक है, अच्छा, यहां के जो मकान थे, कुछ मकान ऐसे हैं जो 2 मंजिला भी मिले हैं। ठीक है, आपको हम पीछे बता चुके हैं, आयताकार मकान था, बीच में आंगन था और आंगन के चारों तरफ क्या था, घर था। क्लियर है, चलिए कुछ आगे पढ़ा जाए और, है ना। चलिए, हड़प्पन नगरों की विशेषताएं अभी आप देखे हैं, है ना। ये देखो, ये एक नगर है हड़प्पा का, है ना। ओहो, एक मिनट, एक मिनट, चलिए आगे हम लोग जानते हैं नगरीय जीवन कैसा था इन लोग का, है ना। नगरीय जीवन कैसा था, तो देखिए हड़प्पा का जो नगरीय जीवन था, है ना, नगरीय जीवन के बारे में बात कीजिए तो एक टेराकोटा का जिक्र बार बार होता है ना। किसका जिक्र होता है बार बार, नगरीय जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जाने। टेराकोटा का बना खिलौना मिला है, टेराकोटा का बना खिलौना मिला है। अब टेराकोटा क्या था, है ना। टेराकोटा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो आग में पकी मिट्टी को, किसको, आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था, आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ये नगर, जो यहां का नगरीय जीवन था हड़प्पन सा नगरों का, तो मेनली क्या था, व्यवसायिक जीवन था। ठीक है, व्यवसायिक जीवन था, जिससे माना जाता है कि सभ्यता का शासन किसके हाथ में था, वणिक वर्ग के हाथों में था शासन, है ना। शासन किसके हाथ में था, तो शासन वणिक वर्ग के हाथों में था, क्योंकि शिल्पकारी का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है यहां और व्यवसाय का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है यहां। क्लियर है। और नगरीय जीवन की यहां की विशेषता के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहां के लोग क्या करते थे, यहां के लोग क्या करते थे, तो काले रंग की डिजाइन की हुई, किस रंग की, अगर दूसरी बात इसके बारे में हम लोग जाने तो काले रंग की डिजाइन की हुई, काले रंग की डिजाइन की हुई, काले रंग की डिजाइन की हुई लाल मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। कैसी मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है,
के बर्तन का उपयोग करते थे। काले रंग की डिजाइन की हुई लाल मिट्टी के बर्तन का ये लोग उपयोग करता था। क्लियर है? और अगर हम यहाँ के बारे में और जानना चाहें, ठीक है, तो शासन किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में था। ये लोग टेराकोटा का बना खिलौना मिलाया, मतलब आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। क्लियर है? यहां जो बाट का उपयोग होता था, तीसरी बात जानिए, बाट का मतलब क्या? तो बाट का मतलब क्या? बटखरा समझ लो। ठीक है, तो बाट किस अनुपात में थी? तो बाट 16 के अनुपात में थी, है ना। हम लोग तौलते हैं ना, 1 2 3 4, ये लोग तौलते थे 1 16 32 64 256, मतलब 16 के रेशियो में ये लोग आगे बढ़ते थे। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि ये बाट जो था, ये बाट जो था, यह किसका बना हुआ था? तो बाट बना हुआ था चर्ट नामक पत्थर का। किसका? चर्ट नामक पत्थर का बना हुआ था बाट। क्लियर है? चलिए, और अगर आगे बढ़े आप लोग, ठीक है, और अगर आगे बढ़े तो यहां के और क्या था? तो नगरीय जीवन में यहाँ के लोग खेल कूद से बड़ी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो चौथी बात अगर कह ले हम लोग, तो यहाँ का जो धौलावीरा एक जगह था, है ना, जो 3 भागों में बटा था, धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। किसका? स्टेडियम का साक्ष्य मिला है ना। धौलावीरा से किसका साक्ष्य मिला है? तो स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता था क्या? तो पता चलता था कि यहाँ के लोग खेल कूद में भी रुचि रखते थे। क्लियर है? चलिए आगे जानिए, है ना। आगे शिल्प देखो, शिल्प कला के बारे में यहां वर्णन है। यह हड़प्पा सभ्यता की क्या है? यह हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कला का एक उदाहरण है ना। यह हड़प्पा कला के शिल्प का एक उदाहरण है। देख रहे हैं, जानवरों की आकृतियां मिली हैं यहां। ठीक है, और शिल्प कला में और बात अगर की जाए तो देखिएगा, यह मूर्ति है जो किसकी बनी हुई है? तो पकी हुई मिट्टी की बनी हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। ठीक है, टेराकोटा कहते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां जो है शिल्प में अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां क्या होता था? तांबा और कांसा का प्रयोग, तांबा और कांसा का प्रयोग, तांबा और कांसा का प्रयोग होता था किस काम के लिए? तो तांबा और कांसा का प्रयोग होता था औजार के निर्माण में, औजार, हथियार, ठीक है, के निर्माण में। किस चीज का प्रयोग होता था? तांबा और कांसा का। क्लियर है? यहां के लोग ना क्या करते थे? अब तांबा और कांसा, जहां तक तांबा और कांसा की बात है, तो यहां तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तांबा और कांसा तो यहां मिलेगा नहीं, है ना, तो कहीं ना कहीं से मंगवाना होगा। क्या? तांबा और कांसा कहीं से मंगवाना होगा। तो ये लोग तांबा जो प्राप्त करते थे, तो राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से आता था तांबा, बलूचिस्तान से आता था तांबा। ठीक है, बलूचिस्तान से आता था तांबा, राजस्थान से आता, राजस्थान तो हो ही गया, राजस्थान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से आता था तांबा, है ना। कहां से आता था? अफगानिस्तान से आता था तांबा। क्लियर है? तो यहां से ये लोग क्या करता था? तांबा का आयात करता था। और बात रही कांसा, तो आपको पता होगा टीन और तांबा को मिला के कांसा का निर्माण होता है। टीन और तांबा को, तो ये लोग क्या करते थे? देखिए, कांसा किसका? तो टीन प्लस तांबा, टीन प्लस तांबा का निर्माण किया, तो क्या बन गया? कांसा बन गया, है ना। तो टीन कहां से मंगवाया जाता था? तो टीन आता था बंगाल से, बंगाल से, राजस्थान से। ठीक है, टीन कहां से आता था? तो बंगाल से आता था, राजस्थान से आता था। क्लियर है? यहां से यह टीन मंगवाता था ये लोग। और आभूषण, सोना और चांदी का प्रयोग, सोना और चांदी का प्रयोग, प्रयोग आभूषण निर्माण में होता था, आभूषण निर्माण में होता था। तो ये चांदी कहां से आता था? देखिएगा, चांदी आता था अजमेर से,
चांदी कहां से आता था? अजमेर से, अफगानिस्तान से, ईरान से, है ना, ये चांदी मंगवाते थे। और रही बात सोना का, तो सोना कहां से आता था? तो यह आता था मैसूर से, है ना। मैसूर कहने का मतलब कहां से? कर्नाटका से, ठीक है। मैसूर कहने का मतलब कहां से? कर्नाटका से, क्लियर है। मैसूर से आता था और अफगानिस्तान से आता था। मैसूर और अफगानिस्तान से क्या आता था? तो सोना मंगवाता था ये लोग, तो क्लियर है। तांबा कहां से आया? अफगानिस्तान, राजस्थान और बलूचिस्तान से। और तांबा और टीन को मिलाया तो बनाया कांसा। और टीन कहां से मंगवाया? बंगाल और राजस्थान से। सोना और चांदी का प्रयोग आभूषण निर्माण में किया जाता था, तो सोना आता था मैसूर से और अफगानिस्तान से, और चांदी आता था अजमेर, अफगानिस्तान और ईरान से। तब क्या करता था ये लोग? गहनों का निर्माण करता था, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, क्या समझना है हम लोगों को? तो समझना है कि पत्थर का भी मुहर बनवाता था लोग। मुहर का मतलब ये जो ठप्पा मार के राजा अपना साइन व्यक्त करता है, तो वो मुहर निर्माण किससे होता था? पत्थर से होता था, ठीक है। टेराकोटा आप लोगों को बता चुके हैं, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है, क्लियर है। और क्या करता था ये लोग? तो एक चीज का प्रयोग करता था बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा एक चीज का प्रयोग करता था जिसको कहा जाता था फेयंस, ठीक है। फेयंस तैयार कैसे होता था भाई? तो बालू के चूर्ण पे बालू को पीस के उसमें गोंद मिला के, है ना, और वस्तु पर क्या किया जाता था? इसकी एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी। इससे क्या होता था? यह चीज रंगीन दिखने लगता था, है ना। और इससे बनता क्या था? मन का। मन का समझ रहे हैं? वो जो माला फेरा जाता है वो, या गहना में प्रयोग किया जाता है वो, मनका का निर्माण होता था, है ना। चूड़ी का निर्माण होता था, क्लियर है। और छोटे बर्तनों का निर्माण किया जाता था, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी बातें यहां से समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? तो ये कच्चा माल, अभी हम आपको पीछे इसके बारे में बता चुके हैं। कच्चा माल कहने का मतलब क्या? तो कच्चा माल जैसे आपको हम बताए हैं कि सोना कहां से मंगवाया जाता था? मैसूर, अफगानिस्तान से, है ना। उसका टीन और तांबा को मिला के कांसा बनाया जाता था, जो ईरान और अफगानिस्तान से आता है। पीछे आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे? तो देखिएगा, कच्चा माल में एक बात याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि ये लोग मवेशी तो पालते थे, है ना, मवेशी पालते थे। तो मवेशी पालन होता था, है ना। मवेशी से क्या मिलता था? इन लोगों को दूध मिलता था और मांस भी प्राप्त होता था। लेकिन एक बात पता होना चाहिए आप लोगों को, मवेशी में ये लोग पालते थे भेड़, बकरी, है ना, और भैंस पालते थे, ठीक है। ये नहीं पालते थे तो क्या? तो ये गाय नहीं पालते थे, ठीक है। सिंधुवासी किस पशु से परिचित नहीं थे? तो गाय से परिचित नहीं थे, क्लियर है। और अगर सिंधुवासियों के बारे में आप बात करें, इनका प्रिय पशु, है ना, प्रिय पशु क्या था? तो इनके प्रिय पशु में था कुबर वाला सांड, ठीक है। कुबर वाला सांड क्या था? इनका प्रिय पशु था, ठीक है। कुबर वाला सांड क्या था? इनका प्रिय पशु था, क्लियर है। एक बात और याद रखिएगा इसके बारे में कि ये लोग क्या करते थे? तो गेहूं, जौ, है ना, मटर, गेहूं, जौ, मटर, है ना, इन फसलों को उपजाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। सरसों भी ये लोग उपजाते थे, क्लियर है। तो ये सब यहां से मिला है, क्लियर है। और कच्चा माल में और चीज आपको इस कारण नहीं लिखवाएं क्योंकि हम पीछे आपको बता चुके हैं कि कौन अयस्क कहां से मंगवाया जाता था, है ना। चलिए और आगे बढ़िए। कह रहा है महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है। तो इसका कुछ शहर, है ना, जिसके बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं, ठीक है। कुछ इसके बारे में बता चुके हैं हम, और कुछ बताते हैं आपको। देखिएगा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। किसकी मूर्ति? नर्तकी मतलब डांसर, है ना। तो ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति, कांसा की मूर्ति कहां से मिली है? तो यह मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से? मोहनजोदड़ो से मिली है।
क्लियर है। अच्छा, धौलावीरा, धौलावीरा एकमात्र शहर था, बड़ी नोटिस रखिएगा, यह पूछता है हमेशा, एकमात्र शहर था जो 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में विभाजित था। तीन भागों में विभाजित था, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, विशाल अन्नगार, विशाल अन्नगार, अन्नगार का मतलब क्या, अनाज रखने वाली जगह, ठीक है। विशाल अन्नगार कहां से मिला है, तो यह भी मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। पुजारी की मूर्ति है ना, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति यह कहां से प्राप्त हुई है, तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। क्लियर है। चलिए, और एक और बात आप लोग को पीछे हम बता चुके हैं कि इसका मोहर जो बनता था, मोहर जो बनता था वह किसका बनता था, तो इसके मोहरों का निर्माण पत्थर से होता था, है ना। मोहर निर्माण, मोहर मतलब, मोहर मतलब पैसा भी हो जाएगा और मोहर भी होगा। इसका निर्माण पत्थर से भी होता था और टेराकोटा से भी होता था। किससे होता था, टेराकोटा से भी होता था, ठीक है। तो मोहरों का निर्माण किससे होता था, पत्थर और टेराकोटा से भी। टेराकोटा कहने का मतलब क्या, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। एक और बात आप याद रखिएगा, इसका बंदरगाह शहर, बंदरगाह शहर कौन था, लोथल, है ना। आपसे पूछे कि लोथल कहां स्थित था, तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। लोथल कहां था, गुजरात में था, और इसका बंदरगाह शहर था। और लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से फारस की मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, फारस की मुद्रा मिली है। तो फारस की मुद्रा मिलने से क्या पता चला, तो फारस की मुद्रा मिलने से यह पता चला कि यह जो सभ्यता है इसका क्या था, तो दूसरी अन्य सभ्यताओं से इसका ट्रेड था, कहने का मतलब व्यापारिक संबंध था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहे हैं अंत का रहस्य, यह सभ्यता समाप्त कैसे हो गई, है ना। इतनी डेवलप्ड सभ्यता यह समाप्त कैसे हो गई, तो यह समाप्त होने का बहुत सारा कारण है, ठीक है। कुछ विद्वान कहता है, कुछ विद्वान इसके अंत का रहस्य में, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गया, और ये सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण है। बाढ़ जो है वह सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण है। कुछ लोग कहता है क्या, भूतात्विक परिवर्तन, है ना, मतलब धरातल पे होने वाले परिवर्तन जो हैं यह इसके अंत का क्या हुए, कारण बने, जिसको प्रभावी नहीं माना गया है। क्लियर है। कुछ लोग इसका अंत का कारण मानता है नदियों का सूखना, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर डिपेंडेंट थी, और कहता है लोग कि नदियां सूख गई तो सभ्यता समाप्त हो गई, ठीक है। कुछ लोग इसके अंत का कारण मानता है क्या, वनों की कटाई, ठीक है। कुछ लोग इसके अंत का क्या कारण मानता है, वनों की कटाई। और कुछ लोग मानता है क्या, आर्यों का आक्रमण। आर्य जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, आर्य जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना की, उन लोग, वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग क्या थे, इस सभ्यता के पर आक्रमण किया और वही इनके विनाश का कारण बना, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे प्रभावी कारण किसको माना जाता है, तो बाढ़ को सबसे प्रभावी कारण माना जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ लोग मानता है, कुछ लोग मानता है क्या, कि शासकों का नियंत्रण खो देना, शासकों का नियंत्रण खो देना, ठीक है, नियंत्रण खो देना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी, इसका कोई ये नहीं मिलता है, ये सबसे प्रभावी कारण में से एक माना जाता है। एक बात और जानिएगा, है ना, पीछे हमको बता देना चाहिए था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया है। इसके 6 नगर, है ना, 6 नगर जो है इस सभ्यता के, वो बड़े नगर हैं। कौन कौन, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, और एक और नगर जो है वो है धौलावीरा, ठीक है। वो कौन है,
धौलावीरा। ये 6 नगर, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 नगरों को हड़प्पा सभ्यता में बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये तो रहा एनसीईआरटी का एक निचोड़, आपके चैप्टर का निचोड़ रहा यह कि हाँ ये है क्या। ठीक है, अब हम लोग ओरिजिनल एनसीईआरटी का पेज देखेंगे और उसमें समझेंगे कि हाँ हम लोग जो पढ़े वो कितना पढ़े और क्या क्या समझे। क्लियर है? देखो ऐसा है कि सभ्यता के बारे में जानकारियां बहुत हैं, है ना, बहुत सारी बातें हैं जो जाननी है, लेकिन हम लोग चूंकि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना नीड है। क्लियर है? और इसके आगे वाले क्लास में जब आप बढ़िएगा, जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा बहुत सारा चीज आपको जानने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग इसका जानते हैं। देखो ये है ओरिजिनल एनसीईआरटी, है ना, यह क्या है, ओरिजिनल एनसीईआरटी है आपका। ठीक है, यह है आपका ओरिजिनल एनसीईआरटी, और इसमें चैप्टर 3 है आपका क्या, आरंभिक नगर। आपको हम पहले ही दिन के क्लास में यह बताए थे क्या कि हड़प्पा ये सभ्यता जो है 4700 साल पहले डेवलप हुई थी। कौन? हड़प्पा सभ्यता, है ना। और ये जो हम लोगों की सभ्यता है, जिसको हम लोग मगध कह लो या गंगा और इसकी सहायक नदियों के तट पर बसी हुई सभ्यता, ये 2500 साल पहले ही आई है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ें, है ना। तो देखिएगा, यह एक कहानी के रूप में एनसीईआरटी की खासियत है जो बताता है। तो कह रहा है क्या, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कुछ लोग उस खंडहर के घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूताहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए वह इस खूबसूरत घर को क्या करें, सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह जब सुना तो जसपाल और हरप्रीत सोचने लगा कि पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है, क्यों है इतना लगाव पुराने खंडहर को लेके। ये बच्चा सोचा, है ना। तो बच्चा जब सोचा तो इसी पे आइए आपको हम किसकी कहानी सुनाते हैं, हड़प्पा की, है ना। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले, आपको हम बताए हैं 1853, है ना, 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन, हम आपको बताए हैं ना, डलहौजी के समय में क्या हो रहा था, रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में। हम आपको बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण कहां है, तो पंजाब में है ना। उन्होंने सोचा यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। वे सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल बाद, हम आपको बताए हैं 1924, है ना, हम आपको बताए हैं 1853 में ये काम हुआ, है ना, और 1924 में इसके खोज की विधिवत घोषणा हुई। ठीक है, जबकि खोज तो ली गई थी 1921 में ही। ये कहानी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, तो कह रहा है उसके 80 साल बाद पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। भारत का सबसे पहला पुराना शहर कौन, हड़प्पा, बता चुके हैं आपको। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद के मिलने वाली इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हम आपको बताए हैं कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता कहने की कारण यह है कि पहला शहर जो खोजा गया था वह हड़प्पा था। क्लियर है? इन शहरों का निर्माण कितने साल पहले, 4700 वर्ष पहले हुआ था। यह हम पहले क्लास से आपको समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। चलिए आइए देखिए, ये नगर आपको हम बताए हैं आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध, भारत का कौन, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बसा हुआ है। आपको बताए हैं यहाँ क्या है, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे। बताए हैं बाट कैसा, पत्थर के बाट, मुहर, मनका, तांबा के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि।
चलिए ठीक है। इन नगरों में कई कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। आपको हम बताए हैं दो भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी भाग क्या था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को क्या नगर दुर्ग कहा गया, और निचले भाग को निचला नगर कहा गया। ठीक है, दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। हम बताए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में इमारतें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। चलिए, ईंटें इतनी पक्की हुई थी कि हजारों साल बाद भी मिली। चलिए, ये तो है। चलिए आगे क्या है, चलिए यहां देखिएगा। यहां है मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्व ने महान स्नानागार कहा है। स्नानागार कहाँ, मोहनजोदड़ो, हम आपको बता चुके हैं। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। चलिए ठीक है। चारों ओर के कमरे ऊंचाई भरने के पानी से उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर, हम बोले हैं क्या कि विशिष्ट पूजा के अवसर पर इसमें सामूहिक स्नान होता था, है ना। चलिए आगे देखिए। ये हम आपको बताए हैं लोथल और कालीबंगा जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिला है जो यज्ञ का साक्ष्य है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिला है, और बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं जो अनाज का संरक्षण करते थे, है ना। चलिए आगे पढ़िए। देखो ये महान स्नानागार का क्या है, एक चित्र है महान स्नानागार का जो यहां सामने दिया हुआ है ना। चलिए हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, इन नगरों के घरें आमतौर पर एक या दो मंजिलें होती थी। आंगन के चारों ओर मकान बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। हम आपको बताए हैं नगर नियोजन, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ठीक है, अक्सर घरों की नालियां सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाता था। नगर नियोजन इसी की तो विशेषता है जो आपको हम बता चुके। देखिएगा, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, है ना। चलिए आगे देखिए। देखो यहां देखो, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजनाओं में जुटे रहते थे। हाँ, ये संभव है कि शासक लोग दूर दूर से भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगाते थे। ठीक है, क्या खूबसूरत मनका और सोना चांदी से बने आभूषण प्रयोग में होते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे और अपने घर या किसी उद्योग से तरह तरह की चीजें बनाते थे और वहां से उपयोगी वस्तुओं को, देखो यहां किससे कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। हम आपको बताए हैं टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। उससे क्या निर्माण हुआ है, खिलौनों का निर्माण हुआ है ना। चलिए आगे देखिएगा। यहां देखो, यहां जो है दाईं ओर नीचे ये वाला, है ना, दाईं ओर नीचे बोले तो ये वाला, है ना। तो ये वाला पक्की मिट्टी के खिलौने, पक्की मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़िए। देखिएगा यहां कह रहा है क्या, पुरातत्वविदों ने जो नई चीजें बनाई हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना जैसी चांदी जैसी धातुओं से बनाई जाती थी। तांबा और कांसा से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना चांदी से गहना और बर्तन बनता था। आकर्षक वस्तु है मन का, हम आपको बताएं मन का जो फेरा जाता है, बाट जो इस्तेमाल होता है किसी चीज को तौलने में, और फलक मिला है। ठीक है, यहां देखिएगा। चलिए और आगे देखिए। यहां देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन पर आयताकार मुहर पर जानवरों के चित्र मिलते थे जो आपको हम पीछे पढ़ाए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो पीछे हम बता चुके हैं।
7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ा के टुकड़ा का अवशेष मिला है ना। पक्की मिट्टी तथा फेयांस, फेयांस बताए हैं आपको हम, जो बालू को पीस कर, है ना, और उसमें क्या किया जाता था, गोंद को मिला के और वस्तुओं पर पॉलिश किया जाता था, वही था क्या, फेयांस। देखो यहां फेयांस के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए ये जो मूर्ति है आपकी, ये मूर्ति पुजारी की प्रस्तर मूर्ति है, जो आपको हम बताए हैं। यहां देखिए पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है और उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। ये रहा आपका सामने, है ना। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, चलिए ये देखो फेयंस के बारे में। यहाँ फेयंस कह रहा है ना, पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले और हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेयंस से क्या बनाया जाता था, मन का, चूड़ी, बाला और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, जो आपको हम बता चुके हैं, है ना। चलिए अगला देखिए। देखो यहां तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे, है ना। हम आपको बता चुके हैं कहां कहां से आयात करते थे। देखो यहां उसके बारे में यहां जिक्र किया गया है। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबा का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी हम आपको बताए हैं तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ टीन मिलाया जाता था, जो ईरान और अफगानिस्तान से आता था। आपको बता चुके हैं हम कि कांसा का निर्माण तांबा और टीन से होता है, और तांबा आता था कहां से, राजस्थान और ईरान से आता था, आपको बताए हैं हम, है ना। और टीन कहां से, ईरान और अफगानिस्तान से। सोना देखो, सोना हम बताए हैं मैसूर, तो मैसूर मतलब आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर ईरान, गुजरात और अफगानिस्तान से आता था, है ना। चलिए देखिए ऐसा है कि आप लोगों को वही पढ़ाया जाता है जो एनसीईआरटी के ओरिजिनल में है ना। ओरिजिनल में जो बुक में है वही आपको बताया जाता है एक समरी के रूप में, और उसको समझाया जाता है ना। और बाद में ओरिजिनल एनसीईआरटी को खोल के भी एक डिफिनेशन या डिस्कशन उसका कर दिया जाता है, ताकि आपको सहूलियत हो, है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है क्या, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, है ना। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन प्राय वो लकड़ी के हल, तो लकड़ी का ही बनता है ना। हल के आकार का खिलौना मिला है। ठीक है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, संभवतः पानी का संचय किया जाता था, जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती। देखिए हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते थे, गाय से परिचित नहीं थे, मतलब गाय के इस यूज से परिचित वो नहीं थे, है ना। चलिए आगे देखिएगा। देखिए यहां कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में बटा था, है ना। धौलावीरा कितने भागों में बटा था, 3 भागों में बटा था। ठीक है, चलिए अब अगर गुजरात की खंबात देखो, यहाँ गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, है ना। लोथल कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से आयात किया जाता था। हम आपको बताए हैं कि हड़प्पा का बंदरगाह शहर कौन था, लोथल था, है ना। हड़प्पा का बंदरगाह शहर कौन था, लोथल था। क्लियर है। चलिए चलिए यहां देखिएगा, हड़प्पा के मुहर, है ना। तो मुहरों का प्रयोग सामान के उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। हम बताए हैं ना, मुहर का मतलब क्या, ठप्पा मार दो, है ना, जिनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। गीली मिट्टी पोत कर और उस पर छाप लगा दी जाती थी। ठीक है, छाप लगा दी थी। मुहर का प्रयोग, मुहर का मतलब आज के डेट का समझ लो सील किया हुआ सामान, है ना। चलिए आगे देखिएगा। देखिए यहां कह रहा है सभ्यता के अंत का रहस्य, है ना।
देखिएगा सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, है ना। कुछ का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका यह कारण हो सकता था ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, सबका मानना है। कुछ इलाकों में बाढ़ आई। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या है? बाढ़, है ना। ठीक है, देखो यहां, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ इसका परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कहां? आधुनिक पाकिस्तान। देखिएगा कह रहा है क्या, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई और पूरब और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियां बस गई। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 5 और 8 में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। ये तो मिस्र का है ना। चलिए यहां देखिएगा, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है आपका, कौन कहां से आता था। तो आपको हम पढ़ाए हैं सोना कहां? कर्नाटक से, है ना। सोना कहां? कर्नाटक से। टीन ईरान और अफगानिस्तान बताए हैं ना आपको। तांबा कहां? राजस्थान से। और बहुमूल्य पत्थर आपको बताया गया है कि गुजरात में कहां? लोथल से बहुमूल्य पत्थर आता था। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका था, इसका बन गया, है ना। चलिए तो यह था आपका क्या? यह था आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का, है ना, एक प्रॉपर डिस्कशन। देखिएगा हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो ऊपर उसमें लिखा हुआ क्या था, तो चैप्टर 3 ना लिख के चैप्टर 4 लिखा हुआ था, क्योंकि आपको पढ़ाने की सुविधा के लिए हम चैप्टर नंबर 2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, है ना। चैप्टर नंबर 2 को क्या किए थे? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो अभी हम लोग पढ़े क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना। तो उम्मीद है समझ में सब आया होगा, है ना। अब मिलते हैं हम लोग इस श्रृंखला के अगले क्लास में अगले दिन, ठीक है।